भाग 1 में शब्दों के वर्गीकरण यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने उसके भेद और उसके नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन 4 शब्दों के बारे में जानकारी दी थी। अब आगे हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में जानेंगे। ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। क्रिया विशेषण यानी क्या कहते हैं? एडवर्ब अंग्रेजी में। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का रूप बदलता नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। तो क्रिया विशेषण में क्या होता है? क्रिया की जो विशेषता है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का रूप बदलता नहीं है। तो क्रिया विशेषण के जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उसका रूप कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है। उदाहरण के लिए, राहुल तेज दौड़ता है। तो क्या है यहाँ पर वाक्य? राहुल तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया शब्द है। दौड़ना क्या है? क्रिया शब्द। तो किस तरह से दौड़ रहा है राहुल? तेज। किस तरह से? तेज। तो दौड़ने की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। सुशील धीरे धीरे चलता है। क्या है? सुशील धीरे धीरे चलता है। तो चलता क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द के पहले क्या दिया गया? वह किस तरह से चल रहा है? धीरे धीरे। किस तरह से? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण। ठीक है। राधा खूब नाचती है। तो क्या है वाक्य? राधा खूब नाचती है। तो किस तरह से नाच रही है? खूब। तो खूब क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पर पता चल रहा ना, क्रिया के पहले जो उसकी विशेषता बताई गई है वही क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद है। कितने भेद? 4। उसके नाम है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कौन कौन से हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है। स्थानवाचक किसे कहते हैं? जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो स्थान यानी आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर स्थान यानी स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है। स्थान यानी प्लेस, तो उसके संबंधित विशेषता प्रकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इधर, उधर आदि। ठीक है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ बैठिए। तो यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इधर, उधर। ठीक है। तो ये स्थानवाचक के शब्द हैं। कालवाचक, कालवाचक क्या है? जो क्रिया के होने का समय बताए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल यानी काल से हमें क्या होता है? कौन सा कार्य हम किस समय पर कर रहे हैं, तो समय का पता चलता है। तो इससे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो क्रिया के होने का समय बताए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस तरह से उदाहरण है यहाँ पर, आज, कल, परसों आदि। क्या है? आज, कल, परसों आदि। अगर कोई आपको कार्य दिया गया है तो वो कुछ लोग आज करना चाहते हैं, कुछ लोग कल करना चाहते हैं, तो इससे समय का पता चल रहा है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब है तीसरा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी जो क्रिया के परिणाम को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक यानी जिस तरह से कुछ हम खरीद कर लेकर आए हैं तो उसमें ये बहुत है, ये ज़्यादा है, ये थोड़ा है, तो इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। क्या कहते हैं? परिमाण। तो जो क्रिया के परिमाण को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण शब्द, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम आदि। क्या है? बहुत, थोड़ा, अधिक, कम आदि। ठीक है। आगे रीतिवाचक।
आगे क्या है, रीतिवाचक। जो क्रिया के रीति का संकेत करे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्या है यहाँ पर, जो क्रिया के रीति का संकेत करे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मीन्स जो काम हम कर रहे हैं वो रीति के अनुसार, इस तो रीति का संकेत करना ही क्या है, रीतिवाचक। जैसे उदाहरण शब्द है जैसे, तैसे, कैसे, धीरे धीरे आदि। तो कहते हैं ना, कुछ लोग काम करते, कैसे कर रहे हैं आप काम, ठीक से कीजिए, कैसे कर रहे हैं, है ना। तो कितना धीरे धीरे कर रहे हैं, तो इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, रीतिवाचक। ठीक है, तो क्रिया के रीति का संकेत, जो कार्य किया जा रहा है उसके रीति का संकेत करना ही क्या है, रीतिवाचक। उदाहरण शब्द क्या है, जैसे, तैसे, कैसे, धीरे धीरे आदि। तो धीरे धीरे यहाँ पर आया ना, सुशील धीरे धीरे चलता है। तो किस तरह से चल रहा था सुशील, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण के बारे में हम लोगों ने समझा है। छठा है संबंध बोधक। तो छठा शब्द कौन सा है, संबंध बोधक, यानी अंग्रेजी में प्रीपोजिशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए। जो अव्यय वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बोध कराता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो क्या दिया गया यहाँ पर, जो अव्यय वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बोध कराना। तो संबंध बोधक में क्या होता है, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बोध कराना ही क्या है, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पर उदाहरण, राम तालाब तक गया। तो राम कहाँ तक गया, तालाब तक गया। तो ये तक क्या है, संबंध बोधक। ठीक है, राम तालाब तक गया। तो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध हो रहा है यहाँ पर, तो इसे संबंध बोधक कहा जाता है। तक क्या है, संबंध बोधक शब्द। दूसरा है वाक्य, रात भर जागना अच्छा नहीं है। तो क्या है वाक्य, रात भर जागना अच्छा नहीं है। तो भर क्या है, संबंध बोधक, रात भर जागना, है ना, अच्छा नहीं है। तो ये भर क्या है, संबंध बोधक। तीसरा वाक्य, मैं नदी किनारे चलता हूँ। तो किसके किनारे, नदी के किनारे। क्या कर रहा है वो, चल रहा है। तो मैं नदी किनारे चलता हूँ। तो किनारे क्या है, संबंध बोधक। चौथा वाक्य, ये राम के साथ कौन है। ये राम के साथ कौन है। कौन क्या है, संबंध बोधक शब्द। ये राम के साथ कौन है। कौन क्या है, संबंध बोधक। ठीक है, तो इस तरह से एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बोध कराना ही क्या है, उसे संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे राम तालाब गया। ठीक है, तो राम तालाब तक गया, तक संबंध बोधक। रात भर जागना अच्छा नहीं है, भर। ठीक है, मैं नदी किनारे चलता हूँ, किनारे। ये राम के साथ कौन है, कौन। अब है सातवां शब्द। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्या है ये सातवां शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंजक्शन। अंग्रेजी में कंजक्शन। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। दो शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, दो शब्द या दो वाक्य या वाक्यांशों भी कहा जाता है, वाक्यों भी कह सकते हैं या वाक्यांशों भी कह सकते हैं। तो आपस में मिलाने वाले जो अव्यय है तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं या दो वाक्यों को भी आपस में ये लोग मिला सकते हैं, तो इसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, राम ने कहा कि वह आज नहीं आएगा। तो क्या है वाक्य, राम ने कहा कि
वह आज नहीं आएगा। तो यहाँ पर राम ने कहा कि आया है, उसके बाद में क्या आया, वह आज नहीं आएगा। तो यहाँ पर दो वाक्य जुड़ रहे हैं, तो दो वाक्य के बीच में क्या आया, की। ठीक है, तो ये की क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा, नारायण और राम खेल रहे हैं। तो क्या है दूसरा वाक्य, नारायण और राम खेल रहे हैं। तो ये और क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, अब ये क्या है, और समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर नारायण आया, राम आया, दो शब्दों के बीच में और का प्रयोग हुआ है, तो इसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। हवा चली और पानी बरसा। तो क्या है यहाँ पर, हवा चली और पानी बरसा, तो और क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इसके दो भेद है। कितने भेद है, दो। पहला है संयोजक अव्यय, दूसरा, पहला क्या है, संयोजक अव्यय, दूसरा विभाजक अव्यय। दूसरा क्या है, विभाजक अव्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हम संयोजक अव्यय के बारे में जान लेंगे। ठीक है, ये वे शब्द हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ये संयोजक अव्यय किसे कहा जाता है, ये वे शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो दो शब्दों को या वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं ये संयोजक अव्यय। ठीक है, तो इसके मुख्य शब्द क्या है, और, तथा, की, तथापि। तो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और, तथा, की, तथापि, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं और राम बाजार गए। तो क्या हुआ यहाँ पर, उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, मैं और राम बाजार गए। मैं और राम, तो दो शब्द मिल रहे हैं, बाजार गए। ठीक है, उसने कहा कि कल मैं आऊँगा। उसने कहा कि कल मैं आऊँगा, तो और आया यहाँ पर की आया, संयोजक अव्यय। तो दो शब्दों को मिला रहे हैं, दो वाक्यों को मिला रहे हैं। तो ये संयोजक अव्यय क्या करते हैं, दो शब्दों को या दो वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, विभाजक अव्यय। ये वे शब्द हैं जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं और उनके अर्थों को अलग भी करते हैं। तो ये विभाजक क्या करता है, यहाँ पर ये ऐसे शब्द हैं जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं और उनके अर्थों को अलग भी करते हैं। तो जोड़ तो देते हैं वो शब्दों को, वाक्यों को, लेकिन यहाँ पर ये क्या, कौन सा कार्य कर रहे हैं, अर्थों को अलग भी करते हैं। तो उनके जो अर्थ है उसका अर्थ यहाँ पर अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण, कौन आया, गोविंद या गोपाल। कौन आया, गोविंद या गोपाल। तो गोविंद आया है या गोपाल, या क्या है, विभाजक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा ना कि अर्थ बदल जा रहा, कौन आया, गोविंद आया या गोपाल आया, तो इस तरह से कहा जा रहा है। वह देखे या तुम देखो। वह देखे या तुम देखो, तो यहाँ पर वाक्य है ना, वह देखे या तुम देखो, तो इस तरह से कहा जा रहा है, वह देखे या तुम देखो। तो इसमें क्या आया है, या। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच में या आया है, यहाँ पर दो वाक्यों के बीच में या आया है विभाजक अव्यय में। तो इसके मुख्य शब्द क्या है, मुख्य रूप से क्या याद रखना होगा, या, वा, अथवा, परंतु, चाहे, बल्कि आदि। तो दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में क्या क्या आ सकता है, या, वा, अथवा, परंतु, चाहे, बल्कि आदि। तो विभाजक अव्यय के ये मुख्य शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समुच्चय बोधक अव्यय पूरा हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम विस्मयादि बोधक। कौन सा, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरजेक्शन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं
इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है देखिए, मन में विस्मय, हर्ष, क्रोध, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। तो हमारे मन में ऐसे कई भावनाएं उठती हैं, जैसे विस्मय यानी आश्चर्य हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी डर यानी भय लगने लगता है, कभी शोक यानी कोई बुरी घटना घट गई है तो शोक में डूब जाते हैं। तो हमारे मन में ऐसे कई भावनाएं उठती है। तो जो भावनाएं, जो भावों को प्रकट करने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है, तो जो भावनाएं यहाँ पर विस्मय के, हर्ष के, क्रोध के, शोक के, भय के, तो ऐसे जो भाव हमारे मन से जो प्रकट होते हैं, जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, अरे तुम यह क्या करते हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अरे तुम यह क्या करते हो, यहाँ पर ऐसा आया है। तो ये क्या है, अरे विस्मय आदि बोधक अव्यय। हाय यह चल बसा। तो यहाँ पर दूसरा वाक्य क्या है, हाय यह वह चल बसा। तो हाय विस्मय आदि बोधक है। राम राम यह कैसा अन्याय है। तो तीसरा वाक्य क्या है, राम राम यह कैसा अन्याय है। ठीक है, उफ यह क्या मुसीबत है। तो चौथा वाक्य क्या है, उफ यह क्या मुसीबत है, उफ। ठीक है, तो ये मन में जो विस्मय, हर्ष, क्रोध, शोक, भय आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्द ही क्या है, विस्मय आदि बोधक है। अगर आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि विस्मय आदि बोधक को कैसे पहचाने, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आश्चर्यजनक चिन्ह भी दिया गया है। तो ये शब्द नहीं पहचान पाते तो भी यहाँ पर जो चिन्ह है आश्चर्यजनक चिन्ह, तो ये आने से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख शब्द है इसके भी याद रखने के, वाह वाह, धन्य धन्य, जय जय, ओह, हाय, है आदि। तो प्रमुख शब्द क्या है, वाह वाह, धन्य धन्य, जय जय, ओह, हाय, है आदि। तो इस तरह से ये विस्मय आदि के मुख्य शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पूरे 8 शब्द समाप्त हो गए हैं। तो हम लोगों ने शब्दों के वर्गीकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, तो इस तरह से 8 शब्दों की पूरी परिभाषा और उनके भेद की परिभाषा और उनके उदाहरणों को यहाँ पर मैंने समझाया है। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और अच्छे से आपको भी याद रखकर परीक्षा में अच्छे से समझ पाइए। तो यही आशा करती हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।